हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ेंगे स्पेयर। ओके, क्या पढ़ेंगे? स्पेयर। तो आज हम पढ़ेंगे स्पेयर के बारे में। तो ये स्पेयर जो हमारा है वो 3D ज्योमेट्री का पहला चैप्टर है स्पेयर। ठीक है, आज हमारा जो हमारा लेक्चर का पार्ट होगा उसमें पार्ट ए और एक्सरसाइज ए पढ़ेंगे हम। तो शुरू करते हैं स्पेयर की डेफिनेशन के साथ। तो यहाँ पे डेफिनेशन को आप अच्छे से समझ सकते हो कि द लोकस ऑफ ए पॉइंट इन स्पेस, ठीक है, इन स्पेस, किनका लोकस ऑफ ए पॉइंट इन स्पेस विच रिमेन एट ए कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड स्पेयर। कहने का मतलब क्या होता है कि एक पॉइंट कोई होगा स्पेस में, और स्पेस में क्या होगा कि बहुत सारे पॉइंट जो होंगे ना, ऐसे 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 ऐसे, और भी एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में, जेड डायरेक्शन में, उस फिक्स पॉइंट से सभी जो पॉइंट होंगे ना एक ही डिस्टेंस पे होंगे, एक फिक्स डिस्टेंस पे होंगे। और जब उन सारे पॉइंटों को अगर हम मिला देंगे, जो एक्स डायरेक्शन में है, जो वाई में है, जो जेड में है, तो हमारे पास एक जो ज्योमेट्री आएगी वो आएगी स्पेयर। स्पेयर बोल के मतलब गोला बोल के वो ज्योमेट्री आएगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एक वर्ड है लोकस। लोकस का बहुत बार जिक्र होगा। लोकस का मतलब होता है कि बहुत सारे जो पॉइंट होते हैं स्पेस में, या बहुत सारे जो पॉइंट होते हैं उन सबको मिलाना, या वेरिएबल पॉइंट का क्या कहते हैं कि एक कॉम्बिनेशन। ठीक है, वेरिएबल पॉइंट का एक कॉम्बिनेशन जिसमें आप कोई भी पॉइंट रख के निकाल सकते हो। ओके, तो ये हो गया हमारा स्पेयर की डेफिनेशन। और यहाँ पे आपको एक कंफ्यूजन हो सकता है, आप सर्कल की डेफिनेशन पढ़ोगे तो वहाँ पे भी ऐसा लिखा होगा कि लोकस ऑफ ए पॉइंट इन प्लेन, तो वहाँ पे प्लेन लिखा होता है। ठीक है, वहाँ पे क्या होता है कि जो सेंटर से होता है वो एक डिस्टेंस पे, तो सारे प्लेन के पॉइंट होते हैं ना एक फिक्स डिस्टेंस पे होते हैं इस फिक्स पॉइंट से। ओके, तो हमें पता है कि जो फिक्स डिस्टेंस होती है वो हमारी क्या होती है, रेडियस होती है, और जो फिक्स पॉइंट होता है वो हमारा होता है सेंटर स्पेयर का। तो ये लिखा हुआ कि द फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड एट कॉल्ड द कांस्टेंट डिस्टेंस इज कॉल्ड एट। अच्छा, यहाँ पे मैंने पूरा नहीं बोला। फिक्स पॉइंट जो हमारा कहलाता है सेंटर कहलाता है, और यहाँ पे अगर आप देखें तो रेडियस कहलाती है। ओके, अगर फिक्स जो डिस्टेंस होती है। अब हम देखते हैं इक्वेशन ऑफ स्पेयर की। तो स्पेयर की इक्वेशन का सिंपल सा लॉजिक है कि जैसे अगर ये हमें पता है कि ये सेंटर है, और ये सेंटर के कोऑर्डिनेट मान लिए मैंने जी एफ और एच। क्या मान लिए? जी एच और एफ, और एक्स वाई और जेड कोई भी स्पेयर पे कोई पॉइंट है यहाँ पे। ठीक है, एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है। एक्स वाई जेड वेरिएबल्स है तो कुछ भी हो सकते हैं, इनकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो हमने एक्स वाई जेड माना। ठीक है, मैंने लोकस की बात करी तो लोकस में ही हमने ये समझा था कि कुछ भी हो सकता है। लोकस का मतलब वो बहुत सारे वेरिएबल्स को लेके चलता है, कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती है लोकस में। ठीक है, और समझेंगे इसको। तो हमें पता है कि जो रेडियस होती है वो फिक्स्ड होती है। ठीक है, तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, एक फॉर्मूला होता है डिस्टेंस का। ठीक है, फॉर्मूला जो होता है वो डिस्टेंस का, डिस्टेंस फार्मूला जो होता है वो क्या होता है कि x2 माइनस x1 y2 माइनस इसका स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, ये सेंटर है, ये सारे पॉइंट क्या हो जाएंगे, x1 y1 y2, ये हमारा हो जाएगा x2 y2 z1 z2। ठीक है, ये z1 ये z2। तो हम यहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे ये वाला, फिर दोनों साइड्स। और ये r क्यों लिखा मैंने, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है ये हमारी रेडियस है और ये फिक्स्ड है ना, तो ये मैंने इसको मान लिया r। अब दोनों साइड मैंने स्क्वायर करा तो क्या मिला मेरे को, ये मिलेगा मेरे को। ओके, तो ये वाली इक्वेशन क्या होगी, मेरी इक्वेशन ऑफ स्पेयर की इक्वेशन आ गई। ओके, अब मैं एक केस ले सकता हूँ। केस क्या ले सकता हूँ कि जब मेरे को सेंटर 0 0 0 यानी ओरिजिन पे सेंटर होगा। ठीक है, जब जी एफ और एच की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 0 0 हो जाएगी, तब मेरी इक्वेशन क्या आ जाएगी, वो इक्वेशन आ जाएगी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। यहाँ पे आप रख के निकाल सकते हो, देखो वही आएगी। तो इस तरह की इक्वेशन को हम बोलते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन। ठीक है, तो ये आपको पता चल गया यहाँ तक। अगला पार्ट पढ़ते हैं इसमें। तो एक कॉन्सेप्ट आता है जनरल इक्वेशन ऑफ स्पेयर। ठीक है, क्या कॉन्सेप्ट आता है, जनरल इक्वेशन ऑफ स्पेयर। तो जनरल इक्वेशन ऑफ स्पेयर को कुछ इस तरीके से बताया जाता है कि ये मान लेते हैं ये जनरल इक्वेशन ऑफ स्पेयर है। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2gx प्लस वाई। ठीक है, अगर आप थोड़ा सा इसको सोच के देखें तो जो हमने पीछे वाली एक्सरसाइज बनाई थी, वो एक्सरसाइज क्या बनाई थी, सॉरी वो इक्वेशन क्या बनाई थी, वो इक्वेशन बनाई थी हमने ये बराबर आर स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे एच था। ओके, तो जब मैं इसको ओपन करूंगा तो एक क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बनेगा, एक बनेगा 2gx प्लस माइनस 2f वाई माइनस 2h जेड
और क्या बनेंगे, और मेरे पास क्या बनेंगे, और बनेंगे जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर और माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू 0। इन आर को मैंने इस तरफ लेके आ गया, तो मेरे पास ये एक इक्वेशन बनेगी ऐसे। अब देखो जनरल फॉर्म में आपको सेम ही दिख रहा होगा, बट यहाँ पे आपको दिख रहा है एक डी इसकी जगह, और यहाँ पे आपको माइनस की जगह प्लस दिख रहा है, ठीक है। तो देखो कुछ नहीं कर रहा है, जनरल फॉर्म में क्या करते हैं कि जनरल फॉर्म में जो सेंटर लेते हैं ना, अगर मैं यहाँ जी की जगह मैं माइनस जी, एफ की जगह मैं माइनस एफ और एच की जगह मैं माइनस एच लेता, तो यहाँ पे क्या हो जाता, प्लस हो जाता, प्लस हो जाता, प्लस हो जाता, क्योंकि हमने जो पीछे वाली इक्वेशन बनाई थी ना, एक बार आप वापस देख लो, पीछे वाली इक्वेशन कैसे बनाई थी, जहाँ पे जी हमारे पॉजिटिव, जी एफ और एच पॉजिटिव थे। अब मैं यहाँ पे जी एफ और एच को नेगेटिव लूँ और फिर मैं इसको करूँ, तो यहाँ पे एक्स प्लस जी हो जाएगा, वाई प्लस एफ हो जाएगा और जेड प्लस एच हो जाएगा। तो यही करा है जनरल फॉर्म में जो इक्वेशन है हमारी, उसको आप देख लो। तो ये प्लस आने की वजह क्या है कि जी एफ और एच जो थे हमारे, वो किस में थे, वो माइनस में थे, ओके। और इसकी जगह क्या लिखा हुआ है, डी लिखा हुआ है। बाकी देखो इक्वेशन सेम टू सेम है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे जनरल फॉर्म को हम जनरल फॉर्म को ही मैक्सिमम यूज लेंगे, ठीक है। तो अब मैं यहाँ से कंक्लूजन निकाल सकता हूँ कि जनरल फॉर्म को देखने के बाद कि सेंटर जो होगा वो मेरा ये होगा, ठीक है। सेंटर के कोऑर्डिनेट मेरे ये होंगे, और जो रेडियस होगी वो रेडियस क्या होगी मेरी, जी एफ स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस डी। आप देख सकते हो कि ये वाले इसकी जगह, इस पूरी टर्म की जगह ये लिखा हुआ है, ठीक है। आप ढंग से देखो तो डी लिखा हुआ है, तो डी किसकी जगह लिखा हुआ है, डी लिखा हुआ है हमारा जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू डी। अगर मैं डी को उस तरफ भेज दूं, आर को इस तरफ भेज दूं और फिर अनरूट ले लूं, तो आर बराबर क्या बन जाएगा, अनरूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस डी, ठीक है। अब देखो जी एफ और एच है, कहीं कहीं किताबों में यू डब्ल्यू और वी लेते हैं, तो उससे कंफ्यूजन नहीं होना है, वो सेम ही है, जी मानो, एच मानो, पी क्यू आर मानो, या डब्ल्यू यू या वी मानो, ठीक है। तो ये हमारी रेडियस आ जाएगी, उससे कंफ्यूजन मत होना। तो रेडियस को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ओके। अब थोड़े से केस लेते हैं कि अगर ये जो ये है, अगर ये पॉजिटिव हुआ, जीरो से बड़ा हुआ, ठीक है, तो हमारा स्क्वायर कैसा बनेगा, रियल बनेगा। अगर ये नेगेटिव हुआ स्क्वायर के अंदर, तो हमारा स्क्वायर कैसे बना, इक्वल, इमेजिनरी। और अगर ये इक्वल हुआ, ठीक है, मतलब जीरो के इक्वल हो गया, ये पूरी टर्म जीरो के इक्वल होगी, जो इस जीरो के इक्वल टर्म होगी, तो फिर ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो तब पॉइंट स्क्वायर बनेगा। कैसा स्क्वायर बनेगा, पॉइंट स्क्वायर, क्योंकि रेडियस तो हो जाएगी जीरो। अब रेडियस ही जीरो होगी, तो वो स्क्वायर जो है वो कितनी डिस्टेंस पे जाएगा, किसी भी डिस्टेंस पे नहीं जाएगा, तो वो पॉइंट पे ही बनेगा ना, कुछ डिस्टेंस आएगी नहीं आएगी। तो यही है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारी जो क्या बोलते हैं कि जो हमारा, ये देख लो आप जनरल इक्वेशन से ही आप देख लो कि जो हमारा स्क्वायर बना हुआ है ना, देखो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना हुआ है, एक्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वाई में क्वाड्रेटिक इक्वेशन और जेड में क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो हम ऐसा कह सकते हैं। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहाँ बनती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है मतलब दो प्लेन बनते हैं, ठीक है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि एक्स के प्लेन से, वाई के प्लेन से और जेड के प्लेन से क्या बना हुआ है, स्क्वायर बना हुआ है। तो ये नोट है, मैंने ही सोचा है, तो आप लिख लो। सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, तो आप जरूर चेक करना एक बार, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा, एक्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वाई में क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जेड के क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब ये इन सब से मिलके बना हुआ है, ओके। तो जनरल इक्वेशन आपको ध्यान रखनी है। जनरल इक्वेशन का आप सीधा से एक बार वापस से देख लो, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस 2zh प्लस डी, ठीक है। डी की जगह क्या है आपको पता होना चाहिए, ये आर है, तो अगर डी को आप वापस सूत्र ले जाओगे तो माइनस आर स्क्वायर। तो ये आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। चलो अब बात करते हैं इक्वेशन ऑफ स्फीयर थ्रू द 4 नॉन कोप्लेनर पॉइंट। ये टॉपिक है, बहुत अच्छा टॉपिक है, बट हम इसको क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे, डायरेक्ट नहीं समझेंगे इसको। यहाँ पे देखो एक नॉन कोप्लेनर और कोप्लेनर। कोप्लेनर का मतलब एक प्लेन होता है, प्लेन का मतलब क्या होता है, एक तो होती है लाइन, अगर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों आ गए, ठीक है, तो एक्स और वाई दोनों आ गए, तो इसका मतलब ये क्या है कि एक प्लेन एग्जिस्ट कर रहा है एक्स और वाई में, ठीक है। तो नॉन कोप्लेनर पॉइंट्स का मतलब क्या होगा कि वो सारे पॉइंट जो हैं वो इस प्लेन में एग्जिस्ट नहीं कर रहे होंगे। जैसे आपको अगर एक क्यूब ले और क्यूब का अगर मैं ऐसा लिखूं PQRS, ठीक है, PQRS एक प्लेन में पॉइंट है, चारों के चारों, देख लो सामने वाला पॉइंट। लेकिन अगर मैं ऐसा लेता Z, तो यहाँ पे मैं लिख लेता QRZ, और यहाँ पे आप देख लो आप एक बार वापस है, ठीक है, थोड़ा सा इसको कुछ M नाम दे दो। तो आप ऐसा कह सकते हैं S M और Z ये एक प्लेन में नहीं है,
ठीक है, जबकि एस एम पी क्यू एक प्लेन में, ठीक है। तो ये नॉन कोप्लेनर पॉइंट कौन से होंगे, जो प्लेन में नहीं होंगे। तो वो आप आराम से समझ सकते हो इससे, ऐसा एक एग्जांपल लेके, ठीक है। अब अगला टॉपिक आता है डायमेट्रिक फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ द स्फीयर। यहाँ पे ये बहुत सिंपल सा फॉर्म है। यहाँ पे सिंपल सा फॉर्म क्या है कि हमें ये कहा गया है कि जो एक स्फीयर होता है, तो स्फीयर का क्या होता है कि जैसे आप डायमीटर होता है ना, जैसे ये सर्कल बना होता है, तो यहाँ से स्फीयर का एक डायमीटर होता है। तो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट मैंने मान लिया P और Q, ठीक है, पूरा डायमीटर हो गया, ठीक है। इसका कोऑर्डिनेट तुम्हें दे दिया और इसका कोऑर्डिनेट तुम्हें दे दिया, ठीक है। और फिर सर्कल की इक्वेशन निकालो। तो सर्कल की इक्वेशन निकालने के लिए क्या, जैसे इसका कोऑर्डिनेट दिया सर्कल की नहीं, उसकी इक्वेशन निकालो स्फीयर की, x1 y1 z1 x2 y2 z2 ये दिया, ठीक है। हमने मान लिया कि ए कोई पॉइंट है x, y, z, ठीक है, और जो 90 डिग्री बना रहा है PA से PQ, ठीक है। तो अब मैं क्या निकालूंगा, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ AP। मतलब डायरेक्शन कोसाइन का अगर तुम नहीं निकाल सकते तो तुम सीधा सा क्या करो, वेक्टर निकाल दो, x माइनस x1 i कैप, y माइनस y1 j कैप, z माइनस z1 k कैप, ऐसे निकाल सकते हो, ठीक है। ये क्या है, ऐसे निकाल लो, i कैप j कैप, ये तुमने करा है वेक्टर k कैप, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे डायरेक्शन कोसाइन ऑफ AQ निकालूंगा, i कैप k कैप j कैप, सॉरी जे कैप, और इस तरफ आ जाएगा और के कैप ही आ जाएगा। अब मेरे को पता है कि ए पी क्यू 90 डिग्री पे है, ठीक है। तो मैं ए पी और ए डी का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0, ठीक है। तो ये आई कैप वाला मल्टीप्लाई हो जाएगा, वाई कैप वाला हो जाएगा, और के कैप वाला हो जाएगा, तो ये आ जाएगी, ठीक है। तुम्हें ये समझ आया नहीं आया उसका कोई मतलब नहीं, तुम तो ये समझो कि जो डायमेट्रिक फॉर्म होती है, किसकी डायमेट्रिक फॉर्म होती है, डायमेट्रिक फॉर्म होती है किसकी, स्फीयर के अगर डायमीटर के आपको कोऑर्डिनेट दे दिए, ठीक है, P और Q ऐसे दे दिए, तो फिर आपको जो इक्वेशन पूछी जाएगी स्फीयर की, तो वो इक्वेशन क्या होगी, ऐसे होगी। यहाँ पे x1 धरना है, यहाँ पे x2 धरना है, यहाँ पे y1 या y2 या z1 या z2, तो फिर आपकी वो क्या बन जाएगी, डायमेट्रिक फॉर्म ऑफ स्फीयर बन जाएगी, मतलब वो डायमेट्रिक इक्वेशन आ जाएगी। ओके, चलो ये वाला पॉइंट हो गया। अब जो अगला पॉइंट पढ़ते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको समझना पड़ेगा थोड़ा सा अच्छे से। यहाँ पे कहा गया है कि द इक्वेशन ऑफ स्फीयर, किसकी इक्वेशन, स्फीयर की इक्वेशन थ्रू द ओरिजिन, ठीक है। एक ऐसे स्फीयर की इक्वेशन निकालो जो ओरिजिन एंड यहाँ पे पास लिखना होता था, ठीक है, थ्रू द ओरिजिन, पासेस थ्रू द ओरिजिन ऐसा लिखना होता था, ठीक है। पासेस, मेरी मिस्टेक होगी, पासेस थ्रू द ओरिजिन एंड द पॉइंट वेयर द प्लेन x, y, z मीट्स द कोऑर्डिनेट एक्सिस। देखो तुम्हें समझ नहीं आई होगी, ये सिंपल सी चीज है। एक कोई स्फीयर है, ठीक है, स्फीयर एक तो ओरिजिन से जा रहा है, ओरिजिन से जाने का मतलब वो स्फीयर किस किस पॉइंट से निकल रहा है, 0,0,0 से निकल रहा है, और दूसरा जो स्फीयर है ना वो निकल रहा है इस प्लेन से पास कर रहा है, ठीक है। तो अब देखो ये अगर वो इस प्लेन से जा रहा है, ठीक है, तो ऐसे कर रहा है, ऐसा होने का मतलब, ठीक है, आप सिर्फ ऊपर वाली लाइन देखो, फिर नीचे वाली लाइन को भी समझते हैं, तो ऐसा है। तो हमें क्या करना है, हमें उस स्फीयर की इक्वेशन निकालनी है। अगर स्फीयर ओरिजिन से जाएगा और इस तरह से किसी एक प्लेन से जाएगा, तब उसकी इक्वेशन क्या होगी, हम वो निकालते हैं। तो उसको देखते हैं आराम से। तो हम जनरल इक्वेशन से हमें पता है कि स्फीयर की जनरल इक्वेशन होती है ये। तो हमें पता है कि स्फीयर किससे पास आउट हो रहा है, ओरिजिन से। तो ओरिजिन से पास आउट हो रहा है, तो मैं इसमें 0, 0, 0, 0 रखूंगा, तो डी की वैल्यू कितनी आएगी, 0। तो ये ध्यान रखना हमेशा कि जब भी ओरिजिन से जाएगा तो डी की वैल्यू 0। तो हर बार करने की या बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डी हम डायरेक्ट 0 ले लेंगे। दूसरा कहा है कि इस प्लेन से जाता है। तो देखो आपने पढ़ा होगा कि एक लाइन जो होती है, वो लाइन क्या ऐसे होती है, ऐसे बनती है लाइन। तो इस लाइन की इक्वेशन क्या होती है, अगर ये प्लेन में बनती है, ये 0,b और a, 0, ये आती है। इस लाइन की इक्वेशन क्या होती है, x/a + y/b = 1, ऐसे बनाते हैं। अब देखो ये वाला प्लेन है, ठीक है, तो ये वाला प्लेन की इक्वेशन भी ऐसी कैसी है, तो इसको कोऑर्डिनेट एक्सिस पे कैसे बनाएंगे। ये वाला पॉइंट हो जाएगा a, 0,0, ये 0,b, 0 और ये 0,0, z। तो इसको एक प्लेन बना दे, मान लो ऐसा, ये एक प्लेन ऐसे जो बाहर की तरफ है, ऐसा इन तीनों पॉइंट से मिलता हुआ एक प्लेन। तो स्फीयर जो है वो जो स्फीयर बनेगा, और ये 0,0,0, तो मैं इन सब पॉइंटों से गुजारूंगा इस स्फीयर को, इसको, ठीक है। तो स्फीयर को गुजारूंगा इन सब पॉइंटों से, तो क्या होगा कि मेरे पास जो है वो क्या आ जाएगा, ठीक है। अब देखो ये भी समझना है, तो मेरे पास स्फीयर की इक्वेशन आ जाएगी। तो अभी ये समझो,
तो मेरे को पता है कि स्पेयर किससे गुजर रहा है, इससे गुजर रहा है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, एक बार जो है वो इसमें रखूँगा 0,0,z, ये वाली वैल्यू रखूँगा, एक बार इसको रखूँगा, एक बार इसको रखूँगा। इनको किन में रखूँगा, जनरल इक्वेशन में रखूँगा। किस में रखूँगा, जनरल इक्वेशन में, ठीक है। तो जैसे मैंने पहले 0,0, रखा जनरल इक्वेशन से, तो मेरा क्या डी आ गया 0। फिर मैंने रखा a,0,0, तो g आ गया मेरा -a/2। और फिर मैंने रखा 0,b,0, तो f आ गया मेरा ये। और फिर मैंने रखा 0,0, तो h आ गया मेरा -c/2। ओके, ये आ गया। देखो ऐसा क्यों करा, क्योंकि हमारे पास जनरल इक्वेशन तो ये है, बट हमें ये नहीं पता कि g क्या है, f क्या है और h क्या है। ओके, हमें ये नहीं पता, और d क्या है हमें वो भी नहीं पता। d तो 0 आ गया, बाकी हम f, g और h की वैल्यू भी निकाल पाए, तो ये आ गई हमारी h, c, 0 और a, ठीक है। तो अब मैं इसको पुट आउट करूंगा, तो मेरे पास इक्वेशन क्या बनेगी, x² y² z² माइनस ax माइनस by माइनस cz इक्वल टू 0। ओके, ये बात आपको समझ आ गई। तो ये आपको रटनी है, याद करनी है, ठीक है। अभी देखो और समझते हैं, ये पूरा नहीं हुआ। तो ये इस तरह से हमारी जो कौन सी इक्वेशन आ जाएगी, जब वो एक प्लेन से और ओरिजिन से गुजरेगी, तब ऐसी इक्वेशन आएगी। अब देखो कैसे करते हैं। अब देखो दूसरा, इसको दूसरे तरीके से कहना कह सकते हैं कि सर्कमस्क्राइब द टेट्राहेड्रॉन हुज फेसेस आर x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, z इक्वल टू 0 एंड x/a प्लस y/b एंड z/c इक्वल टू 1, ठीक है। यहाँ पे आराम से सीखो सर्कमस्क्राइब टेट्राहेड्रॉन, और ये इन सबको ध्यान देना, मैं समझाता हूँ अभी। तो जैसे सर्कमस्क्राइब का मतलब क्या हुआ, ठीक है। सर्कमस्क्राइब का मतलब हुआ कि जो हमारा टेट्राहेड्रॉन, जैसे a,0,0, यहाँ पे जो है वो 0,b,0, और यहाँ पे क्या बनेगा 0,0,c। तो यहाँ पे अगर मैं इन पॉइंटों को मिलाऊंगा, सर्कमस्क्राइब का मतलब अभी समझाते हैं आपको, और ये 0,0,0, तो जो स्पेयर यहाँ से ऐसे गुजरेगा, एक स्पेयर ऐसे इन पॉइंटों से ऐसे, ये सर्कल नहीं, स्पेयर यहाँ से भी इस पॉइंट से भी गुजरेगा, ऐसा थोड़ा सा इमेजिन कर लेना। तो ये पूरा एक स्पेयर बनेगा, स्पेयर बना नहीं है, आराम से ऐसे, तो इन चारों पॉइंट से गुजरेगा। तो सर्कमस्क्राइब, ये टेट्राहेड्रॉन बन गया। देखो सर्कमस्क्राइब का मतलब समझते सबसे पहले कि टेट्राहेड्रॉन क्या होता है, ऐसा होता है टेट्राहेड्रॉन, 1 2 3, इसके 4 फेसेस होते हैं, एक पिछला फेस ले लो, ठीक है। तो टेट्राहेड्रॉन जो होगा वो इस स्पेयर का जो होगा ना, वो चारों पॉइंट इससे ऐसे ऐसे गुजर रहा है। इन चारों पॉइंट से स्पेयर जो है वो इन चारों पॉइंटों को वर्टेक्स जो है ना इसके शीर्षक, उसको टच करते हुए जा रहा है, ठीक है, उससे गुजर रहा है। तो वो जो टेट्राहेड्रॉन है वो इसके अंदर है, तो सर्कमस्क्राइब का मतलब उसके अंदर है, और जो वर्टेक्स होंगे वो कहाँ होंगे, वो स्पेयर के ऊपर होंगे। ओके, तो ये होता है सर्कमस्क्राइब का मतलब। तो इसने कहा कि जैसे हमने पहले वाला जो करा उसमें क्या था कि ओरिजिन से गुजरता है और किस प्लेन से गुजरता है, x/a प्लस y/b प्लस z/c इक्वल टू 1, इससे गुजरता है। तब हमारी इक्वेशन बताओ, ठीक है। इसने कहा आप वैसा भी बोल लो या ऐसा भी बोल लो कि टेट्राहेड्रॉन है, उसको जो वो क्या कर रहा है, सर्कमस्क्राइब कर रहा है। क्या कर रहा है, सर्कमस्क्राइब। तो सर्कमस्क्राइब करने के लिए टेट्राहेड्रॉन ऐसे ही बोल दो। और इसने और भी कहा कि x, y और z जो टेट्राहेड्रॉन है वो कैसा है, जिसके फेसेस कितने हैं, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, z इक्वल टू 0, ये क्वेश्चन में दे रखा है। और वो जो हमारा वो है, क्या है, इक्वल टू 1, ओके। और वो जो उसका फेसेस है, ठीक है। यहाँ पे कहने का मतलब ये था, आराम से समझो आप, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है। ये कहने का मतलब था क्वेश्चन में कि आप ऊपर वाले की तरह बोल लो या नीचे वाले की तरह बोल लो। तो यहाँ पे नीचे वाले में क्या कहा कि सर्कमस्क्राइब द टेट्राहेड्रॉन हुज फेसेस आर x, y और z इक्वल टू 0। और वो तो 4 फेसेस होंगे टेट्राहेड्रॉन में, और उन 4 फेसेस में से फेसेस की क्या दे रखी है, हमें इक्वेशन दे रखी है। तो x इक्वल टू 0 का मतलब वो फेस किस में लाई कर रहा होगा, yz प्लेन में। x इक्वल टू 0 का मतलब वो फेस किस में लाई कर रहा होगा, yz प्लेन में। और y इक्वल टू 0 का मतलब क्या हो गया कि वो zx में, और z इक्वल टू 0 का मतलब वो xy में लाई कर रहा होगा। ओके, तो एक बार अच्छे समझ लेते हैं कैसे लाई कर रहा होगा। तो ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये z एक्सिस। तो x और y में मान लो ये पूरा प्लेन ऐसा, y और z में ये प्लेन, और z और x में ये प्लेन, ठीक है। तो जो ऐसे ऐसे, तो एक फेस ये, एक फेस ये, एक फेस ये, ठीक है।
इस तरह से एक टेट्राहेड्रॉन बन रहा होगा और एक सामने वाला फेस, उसकी इक्वेशन कितनी दे रही है, सामने वाला जो फेस है उसकी इक्वेशन क्या है, ये वाली है। तो ये 4 फेसेस है टेट्राहेड्रॉन के, ठीक है। तब इसकी इक्वेशन निकालो, तो तब इसको सॉल्व करेंगे ना, ठीक है, मतलब इसके पॉइंट निकालेंगे। तो ये 4 यही पॉइंट आएंगे, 0,0,C, 0,B,0,0 और ये आ जाएगा 0,B,0। ओके, तो ये पॉइंट आ गए और एक इसका क्या आ जाएगा 0,0,0, ठीक है। इनको आप सॉल्व करके भी निकाल सकते हो, लेकिन डायरेक्ट यही आएगा, ये आ गया। अब आप क्या कर सकते हो, अब हम इनसे कहा है कि सर्कल की इक्वेशन निकालो। तो हमने पिछली बार हमारे पास 4 ही तो पॉइंट थे, ये वाले तो पॉइंट थे, ये चारों पॉइंट थे, तब हमने निकाली थी ना, ये चारों पॉइंट थे तो 0,0। तब हमें स्फीयर की इक्वेशन क्या आई थी, तब हमारे पास स्फीयर की इक्वेशन आई थी ये। ओके, तो ये ध्यान रखना है कि इस तरह से हम क्या करते हैं कि स्फीयर को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ओके, तो ये ध्यान रखना है। तो ऐसे बोल सकते हैं, बोलने को वो टेट्राहेड्रॉन बोल सकता है, सर्कमस्क्राइब टेट्राहेड्रॉन बोल सकता है, उसका मतलब भी वही होता है। और जो ऊपर जैसे उसने पूरी लैंग्वेज में बोला तो वो वैसे भी बोल सकता है। तो इस पॉइंट का मतलब यही था, यही बात समझाना था। ओके, आप समझ गए, ज्यादा कंफ्यूजन मत होना, ये इक्वेशन ध्यान रखो ना बस। और ये निकाली कैसे, हमने जी और एफ और एच की वैल्यू निकाली, और वो कैसे निकाली, एक एक को पॉइंट में रख के निकाली, ठीक है। एक एक पॉइंट को हमने इक्वेशन में रख के निकाला। अब आपको आइडिया होगा कि हमने जब ये वाला पॉइंट मैंने बताया था, इक्वेशन ऑफ स्क्वायर थ्रू 4 नोन कोप्लेनियर पॉइंट, तो वो कैसे निकालते हैं, तो वो ऐसे ही तो निकाला। देखो हमारे पास 4 पॉइंट आ गए, 1 1 1 और ये 0,0,0, ये 4 पॉइंट थे। हमने इसको इक्वेशन में रखा, इक्वेशन में रख के हमने क्या करा, जी एफ और एच की वैल्यू निकाली, मतलब इक्वेशन को सॉल्व करके जी एच और एफ की वैल्यू निकाली और जनरल इक्वेशन में रख ली, ठीक है। तो ऐसे ही तो हमने करा। ओके, तो ये होगा एक्सरसाइज ए पार्ट 1 की थ्योरी कंप्लीट। क्या हुई, थ्योरी कंप्लीट। अब हम समझते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो क्वेश्चंस बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं इसके स्पेयर के। तो सबसे पहले एग्जांपल से शुरू करते हैं। तो देखो क्या कहा गया है, आराम से इसको समझेंगे। पारे एक्सरसाइज के भी क्वेश्चन समझाऊंगा मैं। तो ऑब्टेन द इक्वेशन ऑफ द स्पेयर, मैं कुछ क्वेश्चन समझाऊंगा, बाकी आपको ही करने हैं। और एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन मैं समझा दूंगा कि कैसे कैसे करने, ठीक है। तो ऑब्टेन द इक्वेशन ऑफ स्पेयर विच पासेस थ्रू द पॉइंट 1,0,0, 0,1,0, 0,0,1 एंड सेंटर ऑन द प्लेन XYZ, ठीक है। हमें क्या कहा गया है, हमें ये कहा गया है कि हमें उस स्पेयर की इक्वेशन निकालनी है जो इन पॉइंट से निकलता है और उस स्पेयर का सेंटर किस पे है, ये इस पे। तो हमें तो पता है जनरल इक्वेशन से, ठीक है। अगर हम अगर करना चाहे तो क्या करें, जनरल इक्वेशन लिखेंगे, ठीक है। जनरल इक्वेशन क्या होती है, ये होती है 2gx प्लस 2fy प्लस 2zhz प्लस d इक्वल टू 0, ठीक है। तो हमें 3 पॉइंट दे दिए और हमें क्या क्या निकालना है, g निकालना है, f निकालना है और h निकालना है। तो हमें 3 पॉइंट दे दिए। तो 3 पॉइंटों को तो मैं क्या कर सकता हूँ, इक्वेशन में इक्वल इक्वल रखूंगा, ठीक है। उससे मेरी वैल्यू किसकी आ जाएगी, g f h और d में किसी की भी वैल्यू आ सकती है। तो मैं क्या करूंगा, जैसे मान लो कि मैंने पहला पॉइंट रखा 1,0,0 रखा, g की वैल्यू मेरी d में आ गई, ठीक है। कंप्लीट नहीं है बट d में आ गई। देखो ये सब कुछ जनरल इक्वेशन में रखा, ठीक है। जनरल इक्वेशन आपको पता है, ये रही जनरल इक्वेशन। ओके, तो इसमें रखा। फिर दूसरा पॉइंट मैंने इसमें रखा, f की वैल्यू आ गई, ठीक है। और फिर तीसरा पॉइंट मैंने इसमें रखा, इसकी वैल्यू आ गई, ठीक है। देखो इन सबको, क्योंकि 2 तो 0 है, फिर एक बचेगा, z की जगह 1 आ गया, फिर 0, फिर z की जगह 1। तो ये जनरल इक्वेशन में रख रहा हूँ, आपको समझ आना चाहिए ये पॉइंट बस, ठीक है। तो ये आ गया। अब देखो हमें एक और चीज बताई है, वो ये बताया गया कि जो इस सेंटर है ना इसका, वो किस में लाई कर रहा है, वो इस प्लेन में लाई कर रहा है, ठीक है। तो अब सेंटर क्या होता है, किसी भी अगर जनरल इक्वेशन से देखे तो उसका सेंटर क्या होगा, -g -f और -h। ओके, तो x y और z इसको संतुष्ट कर रहे होंगे, ठीक है। g -f और -h इस प्लेन में अगर कोई वो पॉइंट लाई कर रहा है तो इसको संतुष्ट कर रहा होगा, है कि नहीं। तो मैं यहाँ पे रखता हूँ इसको, इस इक्वेशन में रखा, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 6 -6, ये आ गया। अब देखो g f और h की वैल्यू तो मैं निकाल चुका हूँ। तो मैं क्या करूंगा, g f और h को इसमें पुट करूंगा, ठीक है। वहां से मेरी किसकी वैल्यू आ जाएगी, d में, क्योंकि मेरा g f और h किस में आया था, d में आया था। तो मैं d में पुट करूंगा, यहाँ पे सॉरी इस इक्वेशन में पुट करूंगा, d की वैल्यू आ गई। अब d की वैल्यू आ गई तो फिर मैं वापस g f और h की वैल्यू निकाल लूंगा। ओके,
इस तरह से इक्वेशन पुट करके। तो फिर जी, एच और एफ और डी की वैल्यू आ गई, तो फिर मैं उन सबको केस में रख दूंगा, जनरल इक्वेशन में रख दूंगा, तो मेरे पास इक्वेशन आ जाएगी। तो ये हमारा क्वेश्चन का आंसर हो गया। एक बार अच्छे समय समझे, वापस जनरल इक्वेशन थी, पॉइंट दे देते, पॉइंटों से मैंने रखा, जी एच एफ की वैल्यू निकाल ली। अब हमें यह भी कहा गया था क्वेश्चन में कि जो सेंटर है, सेंटर क्या होता है किसी भी जनरल इक्वेशन में, स्फीयर की माइनस जी माइनस एच और माइनस एच, ठीक है। तो ये किस प्लेन पे लाई कर रहे हैं, वो इस प्लेन पे लाई कर रहे हैं। तो अगर इस प्लेन पे लाई कर रहे हैं तो वो क्या करेंगे, इस प्लेन को संतुष्ट करेंगे जब मैं इसमें रखूंगा वैल्यू, ठीक है। तो वो ही करा मैंने, जैसे बचपन पढ़ते थे कि x बराबर 2x + 5 = 6, ठीक है। तो जो x की क्या वैल्यू जो है वो वहां पे जो है वो x की क्या वैल्यू होगी जो उसको इक्वेशन को संतुष्ट करेगी, तो वो हम फाइंड आउट करते थे, ठीक है, 1/2 इस तरह से। तो ऐसे कैसे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो पॉइंट होंगे सेंटर, वो इस प्लेन पे रखने पे संतुष्ट करेंगे। आपको ये पता है, ठीक है, ज़्यादा बोलूँगा तो आप और ज़्यादा कन्फ्यूजन होंगे, ठीक है। तो ये बेसिक सी बात है। तो देखो ये क्वेश्चन हमने करा, और ये जो क्वेश्चन करा इसमें एक्सरसाइज के क्वेश्चन बेस्ड है 1 to 5, ओके, 1 to 5 क्वेश्चन बेस्ड है, ठीक है। मैं समझा दूंगा, आप इतना घबराओ। दूसरा क्वेश्चन है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्क्वायर सर्कमस्क्राइब द टेट्राहेड्रॉन व्हिच फेसेस आर। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, देखो वही बोला सर्कमस्क्राइब द टेट्राहेड्रॉन। तो मैंने पहले ही कहा कि सर्कमस्क्राइब द टेट्राहेड्रॉन का मतलब क्या, कि जो टेट्राहेड्रॉन बनेगा तो जो उसके वर्टेक्स होंगे, वो वर्टेक्स कहाँ होंगे, स्पेयर पे होंगे। कहाँ पे होंगे, स्पेयर पे। तो स्पेयर पे हमें क्या करना है, हमें 4 पॉइंट निकालना है। फिर उन पॉइंटों को हम क्या रखेंगे, इक्वेशन के अंदर रखेंगे, और इक्वेशन के अंदर रख के जी एफ एच और डी की वैल्यू निकाल लेंगे, और फिर वापस से उनको इक्वेशन स्पेयर की जनरल इक्वेशन में रख लेंगे। उससे हमारी क्या आ जाएगी, स्पेयर की इक्वेशन आ जाएगी, ओके। तो हमें उस जो टेट्राहेड्रॉन है उसके फेसेस दे रखे हैं, ओके, और ये 4 फेसेस दे रखे हैं। तो अब मैं क्या करूंगा, मेरे को पॉइंट नहीं दे रखे, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इन सबको सॉल्व करूंगा, ठीक है, सॉल्व करूंगा, इन सारी इक्वेशनों को सॉल्व करूंगा। अब कैसे सॉल्व करूंगा बताता हूँ, बहुत ही ईजी है। जैसे y/b z/c, ठीक है, मैं इस इक्वेशन को ले रहा हूँ, इस इक्वेशन को ले रहा हूँ, इस इक्वेशन को ले रहा हूँ, देखना आराम से। तो मैंने इसको लिया, तो y/b z/c, y/b z/c क्या है, 0 के इक्वल, तो यहाँ रखूंगा तो 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा मेरा a। अगर x बराबर a आ गया, ओके, अगर x a आ गया तो मैं इसमें वापस रखूंगा सेकेंड वाले में, तो x a से a कट गया, तो z बराबर कितना आ गया, -c। तो x बराबर आ गया a, z बराबर आ गया -c, और फिर -c, और z बराबर -c, तो -c, तो यहाँ पे मैं वापस 1 में रखूंगा, तो ये कितना आ जाएगा ऐसा। तो ये देखो a b c ये आ जाएगा, इन तीनों को लिया, ठीक है। फिर मैं इसको लूंगा, ये, फिर मैं इसको लूंगा, ये सॉल्व हो गया। फिर मैं इन तीनों को लूंगा, इन तीनों को सॉल्व करूंगा, तो देख लो आप क्या करूंगा, इन तीनों को जोड़ के देगा, ठीक है। इन तीनों को लूंगा, इन तीनों को सॉल्व कैसे करूंगा, ठीक है, इन तीनों को सॉल्व कैसे करूंगा वो समझते हैं। तो यहाँ से मैं z/c की वैल्यू निकाल लूंगा, y में आ जाएगी, और फिर मैं यहाँ से जो y की वैल्यू आई है, ठीक है, वो मैं यहाँ रख दूंगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी मेरी, यहाँ से x की वैल्यू आ गई, फिर मैं y की वैल्यू निकाल लूंगा, और फिर y की वैल्यू मैं z से निकाल लूंगा, तो 4 पॉइंट आ जाएंगे। अब 4 पॉइंट आ गए तो आप कर सकते हो, इसको बताने की क्या जरूरत है, क्या बताने की जरूरत है इसको, नहीं, ठीक है। तो 4 पॉइंट आएंगे, तो पहले ये इक्वेशन, फिर ये, फिर ये इनको लेके सॉल्व करना है, ठीक है, फिर इन तीनों को लेके सॉल्व करना है, ओके। तो 4 पॉइंट आएंगे, उन चारों पॉइंटों को रखना है और करना है, बस चारों पॉइंटों को रख के जी एच एफ की वैल्यू निकालनी है, डी की वैल्यू निकालनी है, और फिर जनरल इक्वेशन में रख लेनी है। बहुत ईजी सा सवाल है, मैं नहीं कराने वाला आगे, ठीक है। बहुत बस कैलकुलेशन ज़्यादा होगी, बाकी क्या होगा। और तो आंसर मैं बता दूं तो ये एग्जाम्पल, ये एक्सरसाइज का, फिर भी आंसर ही आएगा, ओके, आंसर ही आएगा, ओके। आपके साथ इक्वेशन बनी तो जी एच और एफ को निकालने के लिए आपको इक्वेशन भी सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। आगे इक्वेशन बनेगी, डायरेक्ट जी की वैल्यू नहीं आएगी इक्वेशन के अंदर, जैसे अभी पहले कर रहा था पहले वाले क्वेश्चन में, तो समझ जाओगे, ओके। चलो कोई नहीं, आप करोगे तब ट्राई जरूर मारना, ठीक है। बाकी इसकी सॉल्यूशन मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। तो एक स्फीयर है जिसकी कांस्टेंट रेडियस है k, क्या है k, passes through the origin O and meets the axis ABC. Prove that the locus of centroid of the triangle ABC is the sphere. x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर बराबर 2/3 k स्क्वायर। देखो सिंपल से सवाल है, एक कोई स्फीयर है,
ठीक है, उसकी रेडियस है जो है वो क्या है, कांस्टेंट है, के है, ठीक है, कांस्टेंट रेडियस। पास थ्रू द ओरिजिन, ओरिजिन से पास हो रहा है, मतलब एक पॉइंट मिल गया हमें 0,0,0 हो गया, और मीट द एक्सिस ए बी सी, ठीक है, और एक्सिस को कहाँ मीट कर रहा है, जैसे ये होगा तो ये वाला पॉइंट ए, ये वाला पॉइंट बी, ये वाला पॉइंट सी और ये पास। तो ये कोई देखा देखा सा नहीं लग रहा हमें, हमने अभी तो सॉल्व करा था, हमें देखो थ्योरी में जब हमने पढ़ा था तो हमने क्या देखा था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी वाई माइनस सी जेड इक्वल टू 0, यही तो फॉर्मूला आया था जब ओरिजिन से पास करेगा और ये आएगा, ठीक है, ये आ गया। तो हमें क्या प्रूव करना है, हमें ये प्रूव करना है कि जो हमारा ए बी सी बन रहा है, ये ए बी सी, तो ए बी सी से जो ट्राइंगल बनेगा हमारा, ठीक है, उस ट्राइंगल का सेंट्रोइड ये होना चाहिए, उसके ये प्रूव करना है। तो सिंपल सी बात है, हमने देखा कि ओरिजिन से जाने वाला और एक्सिस को काटने वाला स्पेयर जो होगा उसकी इक्वेशन तो क्या होगी, उसकी इक्वेशन हम देख चुके हैं। तो उसकी इक्वेशन क्या आएगी, उसकी इक्वेशन आएगी ये वाली, हमने देखा था, ठीक है, उसकी इक्वेशन क्या आएगी, ये वाली इक्वेशन आएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये अभी थ्योरम बताया, आप पीछे जाके देख सकते हो, माइनस ए एक्स माइनस बी वाई माइनस सी जेड इक्वल टू 0, ओके, ये आएगी। अब यहाँ से मैं जी निकाल सकता हूँ, ठीक है, यहाँ से मैं जी निकालूंगा तो जी क्या आएगा, माइनस 2g अपॉन ए, यही तो है जनरल इक्वेशन से, अगर मैं इसको कंपैरिजन करूँ तो माइनस 2b, और ये ऐसा क्यों कर रहा हूँ अभी आपको समझ आ जाएगा। और ये जो है h माइनस सी, तो g की जगह कितना आ जाएगा, माइनस a/2, f की जगह कितना आ जाएगा, माइनस b/2, और h की जगह कितना आएगा, माइनस c/2 आ गया। अब देखो ये तो आ गए, अब मेरे को पता है कि ये वाले पॉइंट आ गए मेरे पास, ए बी सी, ठीक है, ए बी सी आ गए, ओके, चलो ये आ गए। अच्छा, अब मेरे को ये कहा गया कि रेडियस जो थी वो थी कांस्टेंट, तो मेरे को पता है रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है ये, और ओरिजिन से पास आउट कर रहा है तो डी हो जाएगा 0, तो ये बच जाएगा। अब देखो मैं जी को कन्वर्ट करके मैं ए में लिख सकता हूँ, a²/4 b²/4 c²/4, तो मेरे पास ये एक इक्वेशन आ जाएगी, इस तरह से आ गया। अब देखो, अब यहाँ पे हमें पता है कि सेंट्रोइड का फॉर्मूला क्या होता है, सेंट्रोइड का फॉर्मूला क्या होता है किसी भी ट्राइंगल का, तो उसका x1 x2 x3 y1 y2 y3 z1 z2 z3 अपॉन 3, ठीक है। तो अब देखो इसमें x1 x2 x3 क्या होगा, जैसे ये ट्राइंगल बन रहा है ए बी सी, तो a 0 0 अपॉन 3, तो a/3 ऐसे कैसे 0 b 0 b/3 ऐसे कैसे 0 प्लस 0 प्लस c, तो c/3, तो ये आ जाएगा मेरा किसका, सेंट्रोइड आ जाएगा। जैसे सेंट्रोइड का x एक्सिस क्या आ गया, a/3, y एक्सिस क्या आ गया, b/3, z एक्सिस क्या आ गया, c/3, तो अब मैं a को क्या लिख सकता हूँ 3x, b को क्या लिख सकता हूँ 3y, c को क्या लिख सकता हूँ 3z। अब मैं a b और c को कहाँ पुट करूँगा, इसमें पुट करूँगा, ठीक है, इसमें पुट करूँगा तो क्या आएगा मेरे पास 9x², 9y², 9z², 4k², तो ये देखो फिर मैंने 9 कॉमन लिया, इसको इस तरफ भेजा और फिर इसको पूरे को स्क्वायर में कर लिया, तो मेरे पास क्या आ गया, प्रूव हो गया जो हमें पूछा था, ठीक है। अब इसी का दूसरा सवाल ये पूछा है कि टेट्राहेड्रॉन OABC, जो ये टेट्राहेड्रॉन बन रहा है, ये देखो, ये एक फेसिस, ये दूसरा फेसिस, ये तीसरा फेसिस, और चौथा फेसिस ये ऊपर वाला, ऐसे, ठीक है। तो ये जो टेट्राहेड्रॉन है इसके लिए ये प्रूव करो, तो सिंपल सा है, टेट्राहेड्रॉन के लिए क्या करो आप, वो निकाल लो, सेंट्रोइड निकाल लो, टेट्राहेड्रॉन के सेंट्रोइड के लिए प्रूव करो, ओके, सेंट्रोइड का दे रहे हो, तो a/4 b/4 c/4 ये आएगा, आप देख लो, सिंपल सी बात है। चौथा पॉइंट 0,0,0 हो गया, तो ये सेंट्रोइड का फॉर्मूला आ जाएगा टेट्राहेड्रॉन के लिए। सेंट्रोइड कैसे निकालते हैं आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या है, ये मेरा x है, x, ये y, ये z, तो मैं इसको इक्वल रखूंगा, सेंट्रोइड का x ये, तो x बराबर क्या आ जाएगा a/4, y बराबर b/4 और z बराबर c/4, तो a की जगह कितना 4x, b की जगह 4y, c की जगह 4z, ठीक है। अब मैं इसको कहाँ पुट करूंगा, सेम रेडियस कांस्टेंट दे रखी है तो वो मैंने पीछे कर रखा था लेकिन वापस बताया, वहाँ पुट करूंगा और वहाँ पुट करके क्या करूंगा, कॉमन लूंगा, तो ये मेरा प्रूव हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सा सवाल है, इसका एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 बेस्ड है, ठीक है। कौन सा एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6, ओके। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। 4 है, ए प्लेन पासिस थ्रू द ए फिक्स पॉइंट, ठीक है। ए प्लेन जो है वो पास कर रहा है a, b, c एंड कट द एक्सिस इन द ABC, ठीक है, सो दैट की फोकस ऑफ द सेंटर ऑफ द स्फीयर OABC, ठीक है, लोकस है यहाँ पे,
ठीक है, ABC। बहुत ही सिंपल शब्दों में मैं बताता हूँ कि कोई एक प्लेन है, वो पासेस कर रहा है फिक्स पॉइंट से A, B, C, ठीक है। तो प्लेन को उससे पास आउट कर रहा है और हमें ये बताना है कि जो एक्सिस है ABC है, ठीक है, मतलब और कट कर रहा है वो प्लेन किस किस को कट कर रहा है, A, B और C को कट कर रहा है। तो हमें ये बताना है कि जो स्पेयर का लोकस होगा वो लोकस ये होगा, ठीक है। स्पेयर का जो सेंटर का सेंटर ऑफ स्पेयर जो होगा उसका लोकस, ठीक है। तो हमें सेंटर की इक्वेशन निकालनी है, कहने का मतलब तो ये होगा। तो हमें सीधा सा पता है प्लेन दे रखा है, प्लेन जो है वो एक्सिस को कट कर रहा है, ये कर रहा है, ठीक है, ये वाला हो गया। तो सिंपल सी इक्वेशन, हमें कुछ नहीं आता, हमें पता नहीं क्या करना है। तो हमें ये पता है कि भाई जो होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी वाई माइनस सी जेड इक्वल टू 0 होता है। कब होता है? जब कोई प्लेन उससे कट करता है, एक्सिस से कट करता है और वो प्लेन जो है वो किसी फिक्स पॉइंट या ओरिजिन से जाता है तब, ठीक है। तो हम जी एफ और एच, ठीक है, ये होंगे हमारे। अब हमें ये पता है कि प्लेन ए बी सी जो हमारा प्लेन है उसकी इक्वेशन क्या होगी, एक्स अपॉन ए वाई अपॉन बी और जेड अपॉन सी इक्वल टू 1। ये वाली इक्वेशन क्यों लिखी मैंने प्लेन की? हमें क्वेश्चन में कहा गया है कि वो एक्सिस ए बी सी को कट करता है, एक्सिस ए बी सी को कट करता है। तो ए बी सी को कट करेगा तो आपको पता है जैसे लाइन की इक्वेशन कैसे होती है, जब दो प्लेन को करती है तो एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी होती है इक्वल टू 1। तो ऐसे कैसे प्लेन तीनों एक्सिस को कट करेगा तो क्या इक्वेशन बनेगी, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी इक्वल टू 1, ठीक है। अब जैसे ए की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, -2g -2f -2, तो ये -2 इस तरफ चला गया तो x अपॉन जी वाई अपॉन एफ जेड अपॉन एच ये आ गया, ओके। अब हमें ये भी कहा गया है कि ए बी सी किससे प्लेन से पास हो रहा है, मतलब ये हमें इक्वेशन कहा गया है कि जो प्लेन है वो ए बी सी से पास हो रहा है। तो ए बी सी क्या उस प्लेन की इक्वेशन को संतुष्ट करेंगे, तो संतुष्ट करे तो मैंने रख दिया, ये आ गया हमारे पास, ओके, ये आ गया। अब हमें ये पता है कि जी एफ एच क्या होंगे, वेरिएबल होंगे। तो मैं जी एफ और एच की जगह क्या लिख सकता हूँ, ये लिख सकता हूँ एक्स वाई और जेड लिख सकता हूँ और यहाँ पे +2 कर लूंगा क्योंकि यहाँ पे हमें लोकस पूछा है। तो लोकस माइनस एक्स माइनस वाई और माइनस जेड भी लिख सकता हूँ मैं जी एफ और एच की जगह, मेरे को प्रूव करना है, ठीक है, क्योंकि एक्स वाई और जेड कुछ भी हो सकता है। अभी देखो मेरी ये बात समझ नहीं आ रही होगी, लेकिन अब वापिस से समझाता हूँ, अब पूरी ये बात आपको समझ आएगी। तो हमें कहा है कि कोई स्पेयर है और हमें उसके सेंटर का लोकस निकालना है। सेंटर का लोकस निकालने का मतलब ये है कि, ठीक है, लोकस निकालने का मतलब सीधा सीधा मतलब ये है कि उसके एक्स वाई और जेड में इक्वेशन लेके आओ। क्या लेके आओ? एक्स वाई और जेड में इक्वेशन लेके आओ। ये हमें क्या क्या दे रखा था, हमें ये दे रखा था कि एक प्लेन है जो एक्सिस को कट कर रहा है। तो एक्सिस को कट कर रहा है तो वो प्लेन ये होगा, ठीक है, इस तरह से। और जो एक्सिस को कट करता है प्लेन, तो उसकी इक्वेशन क्या होती है, ये इक्वेशन होती है ए बी सी, ठीक है, ये वाले पॉइंट हो गए ए बी सी। अब मेरे को वो पता है कि जब एक्सिस को कट करता है प्लेन तब ये इक्वेशन आती है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या रखूंगा, जी -a/2 f -b/2 -c/2। तो इनकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, ए बी सी की जगह जी एफ एच लिख सकता हूँ। और जी एच एफ क्या है, मेरे सेंटर है और सेंटर का ही लोकस निकालना है। तो मैंने -2 इस तरफ भेजा जी, और ये तो जी एफ और एच मैंने एक मान रखा है, बट लोकस के लिए मेरे को इक्वेशन किस में चाहिए, एक्स वाई और जेड में। तो मैं जी एफ और एच को किस में कन्वर्ट कर दूंगा, एक्स वाई और जेड में कन्वर्ट कर दूंगा। तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा, एक्स वाई और जेड, ठीक है। अब मैं -x -y -z लिख सकता हूँ क्योंकि मेरे को जो प्रूव करना है वो +2 में करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं माइनस में लिखूंगा, ओके। अगर माइनस में लिखेंगे कोई गलती नहीं होगी, बहुत सही है वो, ठीक है। तो ये बात आपको मेरे को लगता है समझ आ गई। तो अगला क्वेश्चन करते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल। ए स्पेयर कांस्टेंट रेडियस ऑफ आर पासेस थ्रू, देखो अभी वो वापस है, कांस्टेंट रेडियस है तो रेडियस का जो फॉर्मूला होता है उसके आगे आर लिख लेना। पासेस थ्रू द ओरिजिन, ओरिजिन से पास हो रहा है, और कट द एक्सिस, सेम टू सेम हमें वो फॉर्मूला याद होना चाहिए। प्रूव दैट कि द लोकस ऑफ फुट, ये ध्यान रखना, लोकस ऑफ फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द ओ द प्लेन ए बी सी इज गिवन बाय द, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा सवाल है, बहुत सिंपल। यहाँ तक आपको लैंग्वेज समझ आ गई होगी, आगे का नहीं आए वो भी देख दो। तो हमें तो स्पेयर का ये पता है कि कांस्टेंट रेडियस दे रखी है, और हमें ये पता है कि जब वो एक्सिस को कट करता है तब ये इक्वेशन आती है और ओरिजिन से पास होता है, हमें तो ये पता है, ओके। अब हम ये भी पता है कि प्लेन की इक्वेशन क्या होगी, क्योंकि वो एक्सिस को कट करता हुआ प्लेन है, ठीक है, ये भी हम मान सकते हैं, ठीक है। तो हमें ये कहा गया है कि कोई प्लेन है ऐसा और ये ओरिजिन ओ है, ठीक है, 0,0,0 होंगे। तो इससे जो परपेंडिकुलर डाला होगा और ये जो फुट होगा ना, ये फुट होगा,
इसकी इक्वेशन आप निकालो, एक्स वाई और जेड में इक्वेशन निकालो। ये क्या है, प्लेन की इक्वेशन हमें पता है एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी प्लस जेड बाई सी इक्वल टू 1। ओके, ये प्लेन की इक्वेशन हमें पता है। तो अब क्या करो, बहुत ही सिंपल सा, और क्या दे रखा है, रेडियस जो है वो कांस्टेंट दे रखी है, तो हमें ये पता है जी स्क्वायर अपॉन ये, और ये ए बी सी मैं कहाँ से लेके आया, ए बी सी मैं यहाँ से लेके आया, इससे कंपेयर करके जनरल इक्वेशन से कंपेयर करूंगा तो जी की जगह क्या आ जाएगा, जी की जगह आ जाएगा माइनस ए बाई 2, ठीक है, तो 2g 2f 2z, ठीक है, सॉरी 2h, तो ये आ गया। मैं g और f की वैल्यू रखा तो ये देखो, ओके, तो g की जगह क्या आएगा, ए स्क्वायर बाई 2, तो ए स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा, 4 का नीचे से आप अंडरूट से नीचे जाएगा तो 2, और वापस अंडरूट स्क्वायर करोगे तो 4r स्क्वायर, ये आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे एक फॉर्मूले का है, बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला, आपको कुछ नहीं करना। अब फॉर्मूला क्या होता है कि अगर कोई पॉइंट है और किसी प्लेन पे परपेंडिकुलर डाल रहा है, ठीक है, तो पॉइंट क्या है, पी क्यू अगर आर है, तो आप फॉर्मूला क्या लिख सकते हो, एक्स माइनस ए पी अपॉन प्लेन, प्लेन कौन सा है, अगर प्लेन ये है तो एक्स का कोफिशिएंट नीचे, वाई माइनस क्यू बी का कोफिशिएंट नीचे, जेड माइनस आर सी का जेड का कोफिशिएंट नीचे, और इस तरफ क्या आ जाएगा, माइनस ए एक्स वन वाई वन क्या है, ये पी क्यू आर है, ठीक है, माइनस डी अपॉन नीचे आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ओके, ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला किसके लिए है, फुट के लिए, फुट को निकालने के लिए। अब मैं यहाँ से इसको और इसको बराबर करूंगा, तो मैं ए को इस तरफ भेजूंगा प्लस पी करूंगा तो मेरे पास ये एक्स आ जाएगा, बी को इस तरफ भेजूंगा, इसको और इसको पहले बराबर करूंगा, फिर बी को इस तरफ भेजूंगा प्लस क्यू करूंगा तो मेरे पास वाई आ जाएगा, सी को इस तरफ भेजूंगा फिर प्लस आर करूंगा तो जेड मेरे पास ये आ जाएगा, इस तरह से होता है। तो ये फुट का इक्वेशन है, तो आपको अभी अभी सारी बातें समझ आ जाएगी। तो हमें जो क्वेश्चन में कहा गया है वो हमारा पॉइंट क्या हो गया, ओरिजिन, प्लेन हमारा हो गया ये, ठीक है, तो हमें तो ये एक्स वाई और जेड निकालना है। तो अब देखो मैंने क्या कहा था, फॉर्मूला आप वापस से देख सकते हो, एक्स माइनस 0 पॉइंट पी था हमारा पीछे वाले फॉर्मूले, और अपॉन एक्स का प्लेन का क्या था, एक्स का वो 1 अपॉन ए, वाई माइनस 0 प्लेन की इक्वेशन का कोफिशिएंट क्या था 1 अपॉन बी, जेड माइनस 0 1 अपॉन सी, इसका ये था, देख लो आप वापस यहाँ पे, अगर प्लेन उस समय ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड था तो नीचे ए बी सी था, ओके। अब यहाँ पे आराम से ये देख लो, ए एक्स 1 प्लस बी वाई 1 सी जेड 1, तो यहाँ पे x1 y1 z1 क्या है, सारे के सारे क्या है, 0 0 है। अब मैंने ये थोड़ा उल्टा लिख दिया था, 1 अपॉन, तो x की जगह 0, y की जगह 0, z की जगह 0 और -1 आ जाएगा, ठीक है, -1 और ऑलरेडी माइनस बार है तो 1 1 प्लस, और नीचे क्या होगा 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन सी स्क्वायर, ये आया। अब मैं क्या करूँगा, मैं इसको लैम्बडा मान रहा हूँ, क्या मान रहा हूँ, लैम्बडा, तो लैम्बडा मानूंगा तो मैं x और इसको इक्वल करूँगा तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, लैम्बडा अपॉन ए, और ए की वैल्यू क्या आएगी, लैम्बडा अपॉन एक्स, बी की वैल्यू क्या आएगी, लैम्बडा अपॉन वाई, सी की वैल्यू क्या आएगी, लैम्बडा अपॉन जेड। अब सी ए बी और सी की वैल्यू क्यों निकाली हमने इसलिए निकाली ए बी सी की वैल्यू की हमें दे रखा है कि जो रेडियस थी वो कांस्टेंट थी और उसका हमने ये बताया, ये बढ़ाया था, ठीक है। तो ए बी सी की वैल्यू निकाली, तो हम क्या करेंगे, उस रेडियस कांस्टेंट वाले में हम रखेंगे, तो ए की वैल्यू लैम्बडा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ये आ गया 4r स्क्वायर लैम्बडा स्क्वायर माइनस स्क्वायर जेड स्क्वायर, ये आ गया, देखो मैंने इसको इस तरफ भेजा, ये भेजा, ओके। अब देखो लैम्बडा 1 अपॉन लैम्बडा स्क्वायर, 1 अपॉन लैम्बडा स्क्वायर, ये देखो ये लैम्बडा था, मैं इसको उल्टा लिखूंगा तो 1 अपॉन लैम्बडा क्या हो जाएगा, नीचे ले लो आप, 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन सी स्क्वायर, ऐसे ही आएगा कि नहीं आएगा, बताओ, आएगा। अब ठीक है, ऐसा कर सकते हो, या तुम ऐसा भी लिख सकते हो, इससे लिख सकते हो, इससे क्या लिख सकते हो कि इससे तुम ये लिख सकते हो, जैसे ये x है, लैम्बडा है, ठीक है, तो लैम्बडा की जगह क्या लिखा है, ए एक्स लिखा हुआ है, तो 1 अपॉन लैम्बडा की जगह क्या लिख, सॉरी हाँ ए एक्स, 1 अपॉन लैम्बडा की जगह क्या लिख सकते हो, ए एक्स लिख सकते हो, नहीं लिख सकते, बताओ, लिख सकते हैं, ओके। तो हमें क्या चाहिए, 1 अपॉन लैम्बडा का स्क्वायर चाहिए, इसका स्क्वायर, ओके, ऐसे कैसे, इसका स्क्वायर आ जाएगा, इसका स्क्वायर आ जाएगा, इसका स्क्वायर आ, तो आप यहाँ देखो, ठीक है। तो ये हमारा था 1 अपॉन लैम्बडा, ओके। अब हम क्या कर सकते हैं कि
1/a² की जगह, तो 1/a² की जगह हमारे पास क्या आएगा, ध्यान से देखना, 1/a² की जगह हमारे पास आएगा यहाँ से लैम्डा इस तरफ और x इंटू ए, ओके, या 1/a की जगह निकालना है ना, तो यहाँ पे आएगा x बाई लैम्डा 1/a, तो a² की जगह क्या जाएगा, ये देखो x अपॉन लैम्डा का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर, ये देखो 1/a² की जगह क्या जाएगा, x अपॉन लैम्डा स्क्वायर, इसी तरह y² लैम्डा स्क्वायर, z² लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू 1 लैम्डा, लैम्डा एक लैम्डा कट जाएगा, ठीक है, और इस तरफ चला जाएगा लैम्डा, और फिर मैं ओवरऑल इसका क्या करूँगा, स्क्वायर, ये आ गया। अब देखो मेरे को यहाँ पे लैम्डा स्क्वायर की जगह पुट करना था, तो मैं इसको यहाँ पुट करूँगा, ये पुट करूँगा और मैं फिर उसको इस तरफ भेजूँगा, जो हमको प्रूव करने को बोला था हमने वो कर लिया, ये वाला, ओके, तो ये हमारा हो गया। अब हम क्वेश्चन समझते हैं सारे के सारे अच्छे से, जो एक्सरसाइज के करने हैं आपको। तो सिंपल सी है, इसमें एक्सरसाइज निकालना है, कुछ नहीं, इक्वेशन निकालनी है। अब जैसे एक और क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन है एग्जाम्पल का है, तो आपको समझा देता हूँ। तो ये क्या कहा गया है कि इक्वेशन फाइंड आउट करनी है स्फीयर की, जो पॉइंट दे रखे ये और रेडियस जो होगी वो स्मॉलेस्ट होनी चाहिए। तो स्मॉलेस्ट रेडियस कब होगी, जब आप रेडियस का वो फॉर्मूला अंदर लिखोगे सब कुछ, ठीक है, ये आपको करना है, लिखोगे, और उसका स्मॉलेस्ट रेडियस निकालने के लिए आप क्या करोगे, डेरिवेटिव करोगे। आपको पता है कि डेरिवेटिव करने से आप क्या मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हो, तो आप डेरिवेटिव करोगे, एक बार डेरिवेटिव करा, 2 बार डेरिवेटिव करा, 2 बार डेरिवेटिव करा और वो 0 से बड़ा आ गया, तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, वो मिनिमम होगी, ठीक है, और वो जो वैल्यू मिनिमम होगी, यहाँ पे देख लेना, सुन लेना, मिनिमम होगी, फिर आप क्या करना कि जो फर्स्ट डेरिवेटिव है उसको 0 के इक्वल होना, पहले डबल डेरिवेटिव तक जाना, उसकी वैल्यू 0 से बड़ी होगी तो वो मिनिमम वैल्यू देगा, और फिर उसको 0 के इक्वल रख लेना, जो भी इसके अंदर का मटेरियल है उसको डेरिवेटिव करने के बाद जो आता है 0 के इक्वल रखोगे, और जो वैल्यू आएगी इसके अंदर की, ठीक है, वही मिनिमम वैल्यू होगी किसकी, आर की, g² प्लस f² प्लस h² होता है ना माइनस d, तो इसका डेरिवेटिव करना है आपको, ओके। तो ये इस तरह से करना है। फिर ये अगला सवाल है, देखो, इफ वन एंड ऑफ ए डायमीटर स्फीयर, ये है, ठीक है, एक एंड दे रखा है, तो हमने डायमीटर वाली फॉर्म करी थी, तो फॉर्म क्या करी थी, जैसे ये होता है, हमने डायमीटर वाली फॉर्म करी थी, तो डायमीटर वाली फॉर्म में हमने क्या करा था, यहाँ पे देख लो कि जो डायमीटर होता है तो उसका एक पॉइंट, ये पॉइंट x1 y1 z1 x2 y2 z1, तो इसके लिए जो इक्वेशन मैंने बताई थी वो आपने लिखी होगी, तो देखो मैं बताने वाला वापस नहीं हूँ, तो इससे जो इक्वेशन बनाई थी हमने वो इक्वेशन यहाँ लिख लो वापस, ठीक है, x1 आपको दे रखा है, y1 दे रखा है, z1 दे रखा है क्वेश्चन में, तो उसमें x1 y1 z1 की वैल्यू तो रख दो, ठीक है, और x2 y2 z2 को एज इट इज रहने दो, फिर उसको क्या करो, आप सबको मल्टीप्लाई करो, और आप क्या करो, इक्वेशन को पूरा ओपन कर लो, ओपन करने के बाद इस इक्वेशन के साथ क्या करो आप, इस इक्वेशन के साथ आप क्या करो, कंपेयर करो, और जो x2 की वैल्यू आती है वो निकाल लो, y2 की वैल्यू जो आती है वो निकाल लो, z2 की वैल्यू जो आती है वो निकाल लो, तो आपके पास दूसरा एंड आ जाएगा डायमीटर का, ओके। चलो हम अपने इससे पढ़ते हैं एक्सरसाइज का सबसे पहला क्वेश्चन है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्फीयर हुज सेंटर और रेडियस दे रखी है। तो ये आप कर सकते हो, बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन है, ठीक है, मैं बताने वाला नहीं हूँ, बिल्कुल सेम टू सेम ये है कि सेंटर और रेडियस निकालना है इसका, तो ये बता चुका हूँ मैं कैसे निकालते हैं। आप देखो ये ऐसे सवाल हम कर चुके हैं कि सेंटर जो है वो इस पर लाई करता है, तो जो सेंटर वो है इसको सेटिस्फाई कर रहा होगा, और 3 पॉइंट दे रखे हैं आपको, देखो 1 2 3 पॉइंट दे रखे हैं, तो इन तीनों को सॉल्व करना, तो तीसरा भी ऐसा ही है, चौथा का चौथा भी ऐसा ही है, पांचवा का पांचवा भी ऐसा ही है, ठीक है। यहाँ पे प्लेन नहीं दिया है, यहाँ पे लाइनें दी है, तो पहले इन दोनों को सॉल्व कर लेना, ठीक है, जैसे यहाँ पे एफ और एच, और यहाँ पे जी और एफ आ जाएगा, ठीक है। बाकी 2 पॉइंट दे रखे होंगे, 2 पॉइंट दे रखे हैं आपको, इन दोनों को स्क्वायर की इक्वेशन में रखो, तो आपको जी एफ एच और डी निकालना है, ओके, ये वाला सवाल। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 में मैं ऐसा करवा चुका हूँ आपको पहले भी। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है कि एक स्फीयर है, कांस्टेंट रेडियस 2k है, तो ऐसा मैंने करवाया था, ठीक है। तो हमें क्या कह रहे थे, सो दैट लोकस ऑफ द सेंट्रोइड ऑफ द टेट्राहेड्रॉन, ऐसा क्वेश्चन करवाया था, टेट्राहेड्रॉन का लोकस निकाल रहा था, तो वो का वो उसी तरीके से करना है, ठीक है, सेम टू सेम अपना ये। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या करते हैं कि पास पॉइंट जो है वो लोकस, तो फुट वाला भी मैंने करवाया था, उसका क्वेश्चन भी बताया था, तो सेम टू सेम वो बता चुका हूँ एग्जाम्पल में। क्वेश्चन नंबर 8 में आप थोड़ा सा आप फॉर्मूला लिख सकते हो, यहाँ पे आप फॉर्मूला क्या लिखोगे क्वेश्चन नंबर 8 में, कि जो टेट्राहेड्रॉन का वॉल्यूम होता है, ठीक है, वो वॉल्यूम होता है AC AB का क्रॉस
डॉट ए डी, ठीक है, ये बी सी निकाल लेना यहाँ पे से। तो आपको मैं इस तरह बता दूं ये सवाल कैसे होगा। आपके पास आएगा 1/6 ए बी सी, और ए बी सी की वैल्यू आप किसमें जी एच और एफ में निकाल लेना, ठीक है। फिर यहाँ पे रख लेना जी ए बी सी की वैल्यू जी एच और एफ में निकाल के यहाँ पे रख लेना जी एच और एफ में, और हमें यहाँ लिख लिया, मान लो कि जो भी वैल्यू आई आपके पास जी एच और एफ आई, मान लो ये आ गई, यहाँ पे रखा। फिर जी को एक्स में, एफ को वाई में और एच को जेड में कन्वर्ट कर लेना, एक्स वाई जेड। और ये पूरा हमें तो कहा गया है कि कांस्टेंट है वॉल्यूम, वॉल्यूम ये आ गया मान लो, तो वॉल्यूम कांस्टेंट, तो कांस्टेंट को इस तरफ भेज देना कांस्टेंट, तो एक्स वाई जेड क्या हो जाएगा कांस्टेंट, तो ये आ जाएगा हमारे पास उसका सेंटर का। तो यहाँ पे यही पूछा है कि सेंटर का निकालना है, इसलिए हम जी एच और एफ को क्या करेंगे एक्स वाई और जेड में करेंगे। लोकस पूछा है तो हमें जी एच और एफ को क्या करना, कन्वर्ट करना पड़ेगा एक्स वाई और जेड में, ओके, जेड में। जी एफ और एच को किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसमें एक्स वाई और जेड में, ओके। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 थोड़ा सा ट्रिकी है लेकिन बहुत इजी क्वेश्चन भी है। तो आपको इसमें क्या करना है, जैसे ओ ए, ओ बी और ओ सी दे रखा है, ठीक है। तो ओ ए आपके पास देखो 3 पॉइंट आएंगे, 3 पॉइंट क्या आएंगे, ए एल वन, ठीक है। तो 3 पहला जो पॉइंट आएगा वो आएगा ए एल वन प्लस बी एल सॉरी ए एम वन और ए एन वन, ये आ गया, एक पॉइंट आ गया। तीसरा पॉइंट प्लस नहीं करना, ये दूसरा पॉइंट आएगा बी एल वन, बी एल टू, बी एम टू और बी एन टू, ये इस तरह से आ जाएगा। तीसरा पॉइंट सी एल थ्री, सी एम थ्री, सी एन थ्री, 3 पॉइंट आ जाएंगे। और इन 3 पॉइंटों का आने के बाद आप क्या करोगे, वही इक्वेशन से जी एच और एफ निकालने का ट्राई करना, ठीक है। एक बार ट्राई करना, ये वैसा का वैसा ही है। डायरेक्शन कोसाइन आपको थोड़ा सा ध्यान रखना, वापस से पढ़ना, मैं अभी तब बताऊंगा नहीं क्योंकि इतना टाइम नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहा गया कि एक स्फीयर है, रेडियस है ए बी, पॉइंट ए बी लाइन थ्रू द सच दैट ओ दैट ए बी, ठीक है। तो रेडियस जो है वो यूनिटी दे रखी है, रेडियस यूनिटी देने का मतलब जो है वो 1 है, ठीक है। और ओ ए और ओ बी जो है वो 1 दे रखा है। अब ओ क्या, ओरिजिन का है, ठीक है। तो पी इज वेरिएबल है, पी कोई भी पॉइंट है, प्रूव दैट कि पी ए अपॉन पी बी इज ए कॉन्स्टेंट। बहुत सिंपल सा सवाल है, देखो इसमें हिंट भी दिया है। आपको क्या करना है, ए और बी तो ये है ही है, तो आप क्या करोगे, पी के ये पॉइंट मान ले, इसने जो माना वो मान लो। अब आपको क्या करना है कि पी ए निकालने के लिए आप डिस्टेंस फार्मूला निकाल लेना, पी बी निकालने के लिए भी आप डिस्टेंस फार्मूला निकाल लेना, ठीक है। दूसरा इसने क्या कहा कि रेडियस जो है वो यूनिट है, तो जो यूनिट होने का मतलब क्या हो गया, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के इक्वल आ जाएगा। और फिर यहाँ पे ये भी कहा है कि ओ बी द सेंटर, मतलब ओरिजिन जो है वो सेंटर है, तो 0,0,0 सेंटर हो गया, ठीक है। तो डी कितना हो जाएगा यहाँ पे 0, सॉरी तो ओ जो है वो क्या आ जाएगा, सेंटर है, तो ओ सेंटर हो गया। तो हमारी जो सर्कल की इक्वेशन होगी वो क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है। अब आप पी ए निकालोगे, पी बी निकालोगे, दोनों का रेशियो ले लो, फिर कांस्टेंट आ जाएगा। तो ये गणित आपको करनी है, ठीक है, इतना नहीं बताएंगे आपको। फिर यहाँ पे अगर अगला सवाल, ये बहुत अच्छा सवाल है, इसको आप एक बार मैं अच्छे से समझा देता हूँ कि ये सवाल ये है कि एक स्फीयर है, ठीक है, जो पॉजिटिव ऑक्टेंट में लाई कर रहा है। किस में लाई कर रहा है, देख लो, आप अच्छे से पढ़ लो, पॉजिटिव ऑक्टेंट में लाई कर रहा है, और वो ओरिजिन है एंड कट्स द प्लेन, ठीक है, एक्स बराबर 0, वाई बराबर 0 और जेड बराबर 0, ओके। तो वो जो स्फीयर है वो किस प्लेन को कट कर रहा है, x0 को, y0 को, x0 को, y0 को और z0 को, ओके। तो इसका मतलब क्या होगा कि x0 का मतलब कौन सा प्लेन हो गया, yz, ये वाला प्लेन, ठीक है। y0 का मतलब xz और ये वाला प्लेन। तो स्फीयर इन तीनों प्लेन से गुजर रहा है कट करते हुए, ठीक है। और इन तीनों प्लेन में इस तरह से गुजर रहा है कि ये सर्कल बना रहा है, इस प्लेन में भी एक सर्कल बना रहा है, इसमें भी सर्कल बना रहा है, इसमें भी सर्कल बना रहा है, ओके। और उनकी रेडियस कितनी है, सर्कल की रेडियस दे रखी है, जो x बराबर 0 मतलब yz प्लेन में जो बनाएगा उसकी रेडियस a/√2, फिर b/√2 और c/√2। जब y बराबर 0 होगा तब ये रेडियस का, x बराबर 0 होगा तब ये, और z बराबर 0 होगा तो जब x बराबर 0 होगा तब इक्वेशन क्या आएगी सर्कल की, x0 है, तो आप देख लो, इसको लिख लो, मतलब yz प्लेन में होगा ना, तो y माइनस एफ होल स्क्वायर
प्लस जेड माइनस एच का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन 2, ये आ जाएगी। ऐसे कैसे आपको इस सर्कल के लिए भी इक्वेशन लिखनी है, इसमें y 0 है तो यहाँ पे x माइनस जी होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एच का होल स्क्वायर अपॉन 2b स्क्वायर, ये आ जाएगा। ऐसे कैसे इसमें और ऐसे इसमें, ठीक है, इसमें आ जाएगा x माइनस और जेड माइनस सॉरी एफ वाई माइनस 2c स्क्वायर, ये 3 इक्वेशन आ गई। और एक स्पेयर की जनरल इक्वेशन क्या आएगी, स्पेयर की जनरल इक्वेशन आएगी x माइनस जी का होल स्क्वायर प्लस y माइनस एफ का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एच का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, ये आ जाएगी एक। तो अब आपको क्या करना है, जब x 0 रखोगे यहाँ पे, जब x 0 रख दिया, ठीक है, यहाँ पे x 0 रखोगे तो x 0 हो गया तो ये क्या हो जाएगा जी स्क्वायर, और इस पूरे की जगह आपको क्या लिखना है 2a स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, तो जी स्क्वायर की जगह कितना आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर रूट, तो ये जी की वैल्यू आ जाएगी। ऐसे कैसे आपके पास एक एफ की वैल्यू आ जाएगी और ऐसे कैसे आपके पास एच की वैल्यू आ जाएगी, ओके आ जाएगी। फिर आपको जी एच और एफ को और सॉल्व करना है और इसमें रख लेना है जो जनरल इक्वेशन होती है उसमें जी एच और एफ की वैल्यू रख लेनी बस। और यहाँ पे ये भी कहा है कि ओरिजिन से पास आउट होता है तो 0 हो जाएगा, डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। अब यहाँ पे आप थोड़ा ये ध्यान रख लेना, जी स्क्वायर बराबर जैसे आर स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर करोगे, एफ स्क्वायर बराबर आर ए स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर करोगे, और एच स्क्वायर बराबर आर ए स्क्वायर माइनस 2c स्क्वायर करोगे तो 3 आर जुड़ जाएंगे, ये तीनों जुड़ के भी क्या हो जाएगा आर स्क्वायर, इन तीनों को जोड़ेंगे माइनस 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो यहाँ से आर की वैल्यू निकाल लेना, तो ये 2 आर स्क्वायर तो कट जाएगा 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो ये कट जाएगा आर से आर, तो आर बराबर क्या आ जाएगा आर स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो यहाँ पे आर स्क्वायर की वापस वैल्यू रख लेना, तो आर स्क्वायर की माइनस 2a स्क्वायर तो क्या बचेगा जी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जी की वैल्यू आ जाएगी बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ऐसे कैसे एफ की वैल्यू आ जाएगी ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ऐसे कैसे एच की वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सॉरी माइनस सी स्क्वायर, ठीक है। तो ये 3 वैल्यू आ जाएगी और इनको वापस रख लेना है। तो ये हमारा हो गया चैप्टर खत्म। क्वेश्चन नंबर 9 जरूर करना, डाउट आएगा।